चलिए हमें देखना क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको आप बोलते हो पाचन तंत्र। वास्तव में देखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं, हम सभी क्या करते हैं, खाना खाते हैं। वो खाना का पचना, खाना खा करके बॉडी उसका इस्तेमाल कर लेगा और वेस्ट मटेरियल जो है, जो उसका अपशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर निकाल देता है। इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हो। और इस प्रक्रिया में कुल मिलाकर के 4 अलग अलग प्रोसेसेस, यानी 5 अलग अलग चरण आपको नजर आएगा। आइए अलग अलग स्टेज को देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो है इस प्रक्रिया में, डाइजेशन की प्रक्रिया में, उसको आप बोलते हो इंजेशन। क्या बोलते हो, इंजेशन। इंजेशन मतलब बोलते हैं हिंदी में अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो स्टेज है इस बीच में डाइजेशन का, उसको आप कहते हो डाइजेशन। डाइजेशन यानी इसी को आप बोलते हो पाचन। तीसरा जो स्टेज है इस चरण में, उसको आप बोलते हो एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण। अब एक एक करके पहले समझ लीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। अवशोषण के बाद जो चौथा स्टेज है उसको बोलते हो आप एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। और जो 5वीं चीज है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप क्या बोलते हो, तो मल परित्याग। मल परित्याग मतलब इजेशन। मल परित्याग, जो वेस्ट मटेरियल है उसका निकालना। ये 5 स्टेज है। इन 5 स्टेजेस को आप मूलतः डाइजेशन के प्रोसेस बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा बोलते हैं। अब एक एक करके ये समझ लीजिए कि किसका क्या रोल है। अंतर्ग्रहण का मतलब बस इतना है कि किसी तरीके से भोजन का निवाला को बढ़िया से एकदम ऐसे तोड़े, भटूरा को, उसमें थोड़ा छोला डाल दिए, थोड़ा सा अचार लटका दिए और मुंह में डाल दिए। भोजन को मुंह में डालना ही इंजेशन है। बस इतना काम हो गया, एक चरण खत्म। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत आसानी से एक चरण कर लेते होंगे। दूसरे में क्या होता है जानते हैं? देखिए दूसरे का मेन फंक्शन क्या है। खाना जो आप खाते हो वो जटिल कार्बनिक पदार्थ है। जो आप खाना खाते हो वो क्या है, वो जटिल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यौगिक जब 2 या 2 से अधिक चीजों से मिलकर के बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, तो सरल यौगिकों में। सरल यौगिक में बदलना, जटिल यौगिकों को सरल यौगिक में बदलना ही डाइजेशन है। अब इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। तो जटिल यौगिक का एग्जाम्पल अगर आप देखने जाओ, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल, तो जैसे एक जटिल यौगिक आप लेते हैं, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट लिए, कार्बोहाइड्रेट लिए। अब कार्बोहाइड्रेट कुछ भी हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट में आप स्टार्च ले सकते हो, आप और भी कुछ ले सकते हो, है ना। कार्बोहाइड्रेट अलग अलग प्रकार का होता है, बहुत सारे होते हैं। काइटिन होता है, स्टार्च होता है, सेल्यूलोज होता है, ऐसी कई चीजें हैं। तो उस कार्बोहाइड्रेट को, ये कार्बोहाइड्रेट को जब आप ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हो, ये हो गया सरल यौगिक का उदाहरण हो गया ग्लूकोज। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को पाचन कहते हैं। या तो फिर एक जटिल यौगिक है प्रोटीन, एक प्रोटीन भी है। और प्रोटीन को सरल यौगिक यानी एमिनो एसिड में बदल दो, तो एमिनो एसिड हो गया सरल यौगिक। तो मतलब कुल मिलाकर के जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में कन्वर्ट करने की जो पूरी प्रोसेस है उसको आप डाइजेशन कहते हैं। और एक तरह से इसी प्रोसेस को द प्रोसेस जिसमें जटिल यौगिक सरल यौगिक में बदलता है, इस प्रोसेस को आप एक और नाम देते हो मेटाबॉलिज्म।
तो मेटाबॉलिज्म और कुछ नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है, दिमाग में डाल लीजिए। अवशोषण, ये जो डाइजेशन की प्रक्रिया है ये मुंह से शुरू होकर के छोटी आंत तक होती रहती है और उसके बाद ये भोजन आंत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। आंत में एक्चुअली एक लैक्टिल्स नामक एक चीज पाया जाता है। आंत में क्या पाया जाता है? लैक्टिल्स, ठीक है, लैक्टिल्स। और लैक्टिल्स के द्वारा क्या किया जाता है कि भोजन का अवशोषित कर लिया जाता है, यानी शरीर के विभिन्न भागों में ये जो ग्लूकोज मिला उस ग्लूकोज को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को दे दिया जाना, एब्जॉर्प्शन हो गया, दे दिया जाना, बस इतना, ठीक है। अवशोषित कर लिया ये लैक्टिल्स। और यहां से जब विभिन्न कोशिकाओं को मिल जाता है, भोजन के अवयव कंपोनेंट एंड फूड रक्त के माध्यम से, मैं बता चुका हूं, यानी रक्त के माध्यम से जो पोषक तत्व है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाना, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाना। अगर ऐसा होता है तो आप उसको बोलते हो क्या? स्वांगीकरण। और अंत में यह है मल परित्याग, जो उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उस अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन, यानी उसका बाहर निकलना। तो कुल मिलाकर के अभी जो बातें आपने देखा, इंजेशन खाना को अंदर डाले, डाइजेशन द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, तो जटिल यौगिक का सरल यौगिक में कन्वर्ट कर देना, अवशोषण आंत के लैक्टिल्स के द्वारा उन सरल यौगिकों को ले लेना, और उसके बाद स्वांगीकरण, वो जो सरल यौगिक है उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त के माध्यम से पहुंचाया जाना, उसको स्वांगीकरण कहते हैं। और अपना यूज कर लेगा, विभिन्न अंग उसको यूज कर लेगा। एंड इस पूरे प्रोसेस में जो वेस्ट मटेरियल बचता है, दैट वेस्ट मटेरियल को जब हम लोग इजेक्ट करते हैं तो उसी को कहते हैं मल परित्याग। ये है पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं उम्मीद करता हूं आप डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ गए होंगे। इस पूरे प्रोसेस में जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है, ये वाला। आइए डाइजेशन को समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, राइट। आइए चलिए अब हम लोग यहां से करते हैं। देखिए, मानव पाचन तंत्र जो है, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें आपको क्या देखना है? तो इसमें याद रखिएगा 2-3 बातें इंपॉर्टेंटली आपको देखनी होती हैं। एक तो इसमें एक चीज है जिसको आप बोलते हो आहार नाल। क्या बोलते हो? आहार नाल। और आप अंग्रेजी में इसको बोलते हो एलिमेंट्री कनाल। ये आहार नाल हुआ। और दूसरा है संबद्ध पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां, इसको आप क्या बोलते हो? पाचन ग्रंथियों को तो इसको बोलते हो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये 2 चीजें आपको देखना है। ये जो पूरा एलिमेंट्री कनाल है या ये आहार नाल है, इसके अंतर्गत बहुत, ये पूरा बॉडी इसके अंतर्गत आएगा। क्या क्या आएगा देख लीजिए। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या चीजों को शामिल किया जाता है। एक को आप बोलते हो मुख, मुख गुहा, यानी आप बकल कैविटी इसको बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। एक को आप बोलते हो ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। एक को आप बोलते हैं अमाशय, अमाशय में फिगर भी दिखाऊंगा सबका। और एक को आप बोलते हो आंत। ग्रास नली को क्या बोलते हैं? ओएसओ
फेगस, ठीक है। अमाशय को क्या बोलते हैं? स्टमक। आंत को क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन। ये कहानी है। जो बकल कैविटी है, मुख गुहा है, इसके अंतर्गत 3-4 चीजें आएंगी। क्या क्या 3-4 चीजें आएंगी? तो आप इसके अंतर्गत जीभ आता है। जीभ को क्या बोलते हैं? टंग। इसी के अंतर्गत आपका दांत आएगा। दांत को क्या बोलेंगे? टीथ। इसी के अंतर्गत एक और अंग आएगा ग्रसनी, जिसको फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स। इसी प्रकार याद रखिएगा, ये जो आंत है इसमें भी 2 पार्ट है। एक को आप बोलते हो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक को आप बोलते हो बड़ी आंत यानी बिग इंटेस्टाइन। ये कहानी है। सवाल जहां तक पाचन ग्रंथियों में है, तो इसमें देखिए कौन कौन आएगा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब देखना होगा धीरे धीरे। एक को आप बोलते हो लार ग्रंथि यानी स्लाइवरी ग्लैंड्स, और एक को आप बोलते हो यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, और एक को आप बोलते हो अग्न्याशय। अग्न्याशय मतलब पेनक्रियाज। इधर 3, इधर 4, ये कुल मिलाकर के मानव पाचन तंत्र का निर्माण करता है। अगर अंगों की बात करें तो, अगर हम अंगों की बात करें तो ये सब मिलकर के मानव पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। जरा देखिए एक एक अंग को समझने का प्रयास करिए। ये देख सकते हैं, आपके पास एक फिगर है। सबसे पहले आपको स्लाइवरी ग्लैंड नजर आ रहा होगा यहां पे, और इसी को आप बोलते हो लार ग्रंथि। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं। एक है ओसोफेगस, इसी को, ये जो आप पूरा नली देख रहे हैं ना, इसी को आप ग्रास नली का नाम दिया आपने। नीचे यहां जो देख रहे हैं, ये जो एक पॉइंट है, इसको आप स्टमक यानी अमाशय कहा। अमाशय कहा। उसके नीचे ये जो एक थैला जैसा नजर आ रहा है, उसको आप पेनक्रियाज कहा यानी अग्न्याशय कहा। अग्न्याशय कहा। एक चीज और आपको नजर आएगा नीचे। अच्छा हाँ, ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और यहां आपको स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। ये हुआ रेक्टम, ये हुआ गॉल ब्लाडर, यहां नजर आ रहा है आपको। गॉल ब्लाडर को आप पित्ताशय बोलते हैं। और लीवर, ये जो ऊपर में यहां नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको लीवर कहते हैं यानी यकृत कहते हैं। यकृत कहते हैं। और बीच में ये जो देखिए यहां पे, ये जो इस तरीके से मुड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं, एक मुड़ा हुआ है। इस एरिया को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? पक्वाशय, ड्यूडेनम, इसी को बोलते हैं ड्यूडेनम। ये है मानव पाचन तंत्र। इस तरीके से इसको आपको समझना है। सबसे पहले बकल कैविटी में जीव की बात की थी। देखिए ये है आपका जीव। जीव का अलग अलग हिस्सा है जो अलग अलग टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहली बात ये जान लीजिए। जैसे ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा, ये मीठा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों साइड जो है वो नमकीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो दोनों साइड है वो खट्टा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो कड़वा स्वाद होता है ये इधर से, जीव का ऊपरी भाग से। पूछेगा नहीं आपसे, मुश्किल है, थोड़ा सा आपको बता दिया मैंने। अब यहां से थोड़ा सा काम की बात है। दांत, यह है दांत। ज्यादा कुछ नहीं, मानव दंत विन्यास देख लीजिए, मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए।
कुल मिलाकर के आपको नजर आ रहा होगा इधर से 8 और ठीक उसी प्रकार इधर भी 8, तो 8 8 कितना हो गया 16। यह एक जबड़े का है, एक जौ का। नीचे का जो जबड़ा है और ऊपर का दोनों मिलाकर के टोटल कितना हो गया 16 इंटू 2 यानी 32 टीथ्स, 32 दांत। नामकरण है इसका अलग अलग। देखिए एक साइड का केवल अपना जानिए, दूसरे साइड का सेम होगा। देखिए ये जो शुरू के ऊपर में जो सबसे ऊपर में 2 हैं उनको कृंतक कहा गया, इंसीजर कहा गया। आप अपना जीव से ऊपर वाले जबड़े का दोनों कृंतक को देख सकते हैं। ये चपटा टाइप का आपको दिख रहा होगा, नुकीला नहीं, चपटा। ये ऐसे, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे देख रहे हैं शुरुआती दोनों दांत, इसको आप इंसीजर बोल रहे हैं, ये कृंतक हुआ। उसके बाद का जो दांत एक सिंगल दांत देखिए उसको रदनक। वो दोनों के बाद एक और दांत आपको मिलेगा जो नुकीला टाइप का है। आप एकदम अपने जीभ से टच करिए आपको मिल जाएगा, इसको कैनिन बोलते हैं, और रदनक। उसके नीचे 2 गो है जिसको प्रीमोलर्स कहा गया, अग्र चवर्णक, और उसके नीचे 3 है जिसको मोलर्स कहा गया, चवर्णक। एक कहानी है। ये जो चवर्णक है देख सकते हैं ऐसे ही चौखुट चौखुट होगा, आप अपना जीभ से टटोल करके देखिए। इनसे थोड़ा कम चौखुट ये है। बीच वाला ये जो रदनक है ये एकदम नुकीला है, और इंसीजर जो है जो काटता है। अगर एक अमरूद खाएंगे तो यहां से काटेंगे, है ना। इसी तरीके का यानी कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, 4 प्रकार की दांत है। 4 प्रकार का दांत है, याद रखिएगा। कूटने का काम रदनक से करेंगे, देखिए इसीलिए नुकीला भी है ना। चलिए समझ में आ रही बात, बोलिए। और कुछ इंपॉर्टेंट बात, तो मनुष्य के शरीर में कितनी बार दांत निकलता है जी? 2 बार दांत निकलता है, ठीक है। कितनी बार? 2 बार दांत निकलता है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि दांत अस्थियों के बने नहीं होते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। दांत जो है वो अस्थि से नहीं बनते, माने वो बोन्स नहीं है ना। ये क्या है? तो ये कठोर उत्तक है, हार्ड टिश्यूज हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक यही है, ध्यान रखिएगा। ये अस्थि से बने नहीं हो, बना हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए मानव दांत की आंतरिक संरचना को जरा समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? शिखर, ये क्राउन। क्राउन में ये चीजें आ रही हैं। मतलब दांत का वो भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है, यानी देख सकते हैं ये जो यहां से ऊपर ये वाला जो पोर्शन है वो हमको दिखता है कहां पे? बाहर में। इससे ये नीचे वाला पोर्शन जो मसूड़े से अंदर घुसा हुआ है, जो हमें दिख नहीं रहा है, तो जो मसूड़े से ऊपर है, निकला हुआ है, उसको शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शिखर कहते हैं। और शेष दांत से ये चौड़ा होगा, देख सकते हैं यहां पे जो चौड़ाई है, यहां पे जो चौड़ाई है, इसकी तुलना में ऊपर की चौड़ाई ज्यादा है। शिखर क्या है? शेष दांत से चौड़ा, आप दिखने में ही आपको दिखाई दे देगा। और ये 2 चीज का बना होता है, एक इनेमल, एक डेंटिन। आप देख सकते हैं ये जो सबसे ऊपरी वाला भाग है उसको इनेमल कहा गया, और जो थोड़ा अंदर वाला भाग है उसको डेंटिन कहा गया। 2 चीजों से मिलकर के बना है, इनेमल और डेंटिन। और मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक इनेमल है। अभी हमने बताया ना, मानव, यही सब पूछ देगा आपसे, शरीर का सबसे कठोर उत्तक इनेमल है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, जो डेंटिन आपको नजर आ रहा है वो डेंटिन क्या है? एनिमल के नीचे पाया जाता है, और ये ठंडा और गर्म पदार्थों से दांतों की सुरक्षा करती है। ये डेंटिन है ना, ये ठंडा और गर्म चीजों से सुरक्षा प्रदान करती है। अच्छी तरीके से चीजें समझ लीजिए। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं पल्प कैविटी है, मसूड़े हैं, ये मसूड़े हो गए,
मसूड़े हो गए, रूट कैनाल है ना, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद सीमेंटम है, तंत्रिका और रक्त वाहिकाएं हैं। देखिए दांत के अंदर में एक रक्त वाहिकाएं भी हैं, इसलिए दांत बहुत सेंसिटिव चीज है, प्रॉब्लम भी हो सकता है कई बार, है ना, इसलिए ध्यान रखना है। तो चलिए ये हुआ दांत। एक छोटा सा और फिगर है, वो भी देख लीजिए जरा, ऊपर में देख सकते हैं आप। ये जो फिगर आपने ये जो है, इसको आप क्या बोलते हो, ये यकृत है, लीवर है। और यहां पे देखेंगे अंदर में एक थैला जैसा एक चीज, ये जो देख रहे हैं एक थैला जैसा है, ये थैला क्या है, गॉल ब्लाडर है, पित्ताशय है। और यहां ये पित्ताशय से एक पंप यहां आया हुआ है। और हमने अभी क्या बताया कि ये जो पोर्शन है, मुड़ा हुआ पोर्शन, इसको आप क्या बोलते हो, पक्वाशय बोलते हो, ड्यूडेनम बोलते हो। फिर इधर यहीं से निकला हुआ है जिसको आप क्या बोल रहे हैं, तो बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट है जो पित्ताशय से गॉल ब्लाडर से निकल करके आ रहा है, बाइल डक्ट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एक आपका अग्न्याशय है, और यहाँ बीच में एक अग्न्याशय वाहिनी है। एक्चुअली ये देखिए यहाँ पे एक वाहिनी है, यानी एक वेसल है, यहाँ से कुछ रस निकल करके आता है जिसको अग्न्याशयी रस कहते हैं, और यहाँ से कुछ रस निकल करके आता है जिसको बाइल जूस कहते हैं, यानी पित्त रस कहते हैं। और ये दोनों ही आकर के कहां पे, ये ड्यूडेनम में आकर के मिक्स होता है, खाने के साथ मिलता है। पक्वाशय में आकर के ऊपर से बाइल जूस और नीचे से पेनक्रियाटिक जूस यहां से, और तब जाकर के खाना को वो लोग पचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। ये जो बाइल जूस यहां से जो निकलता है, ये जो अग्न्याशय वाहिनी है, इसमें पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूस। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, खास करके पाचक एंजाइम। ठीक उसी प्रकार ये जो पित्ताशय आपको नजर आ रहा है, यहां भी जो पित्त रस, जो बाइल जूस निकलेगा, है ना, इससे, ये जो सामान्य पित्त वाहिका है, इससे बाइल जूस, इस बाइल जूस से क्या होगा, यहां भी बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाएंगे। और ये पाचक एंजाइम खाना के साथ कब मिलता है, तो ड्यूडेनम में मिलता है, पक्वाशय में मिलता है। यानी भोजन हमारा अग्न्याशय में भी नहीं जाता और इधर पित्ताशय में भी नहीं जाता, कहां जा रहा है, ड्यूडेनम में जा रहा है, जहां पे दोनों से चीजें आकर के मिल जा रही है। ये हमें देखना है, इस पूरे जो मतलब मैकेनिज्म को पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, इतना दूर कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं ना,